अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कतर ने एक मरतबा फिर नई तारीख़ रकम कर दी है। दुनिया भर के मुसलमानों का दिल जीत लिया है और आलम इस्लाम में अपना दबदबा कतर ने कायम कर लिया है। कतर ने यह साबित कर दिया है कि जहाँ कहीं भी जब भी मुसलमानों पर कोई जुल्म होगा, मुसलमानों को कहीं दबाया जाएगा या किसी मुस्लिम मुल्क के साथ ज़्यादती की जाएगी तो कतर वहाँ अपना तारीख़ी किरदार अदा करेगा। ईरान, इजराइल और अमेरिका के दरमियान जारी लड़ाई में भी कतर ने तारीख़ी किरदार अदा किया और कतर ने यहाँ पर कुर्बानी दी। अपनी खुद मुख्तारी को भी लेकर के कतर को पीछे हटना पड़ा, लेकिन उसने जंगबंदी कराने का अहम फरीज़ा निभाया और यही कतर की सबसे बड़ी खूबी है। कतर दुनिया के रकबे पर एक छोटा सा मुल्क है। वर्ल्ड मैप में कतर का पता भी नहीं चलता कि कतर कहाँ पर है। बहुत गौर से देखने के बाद पता चलता है कि यहाँ पर ये जो ग्रीन हिस्सा नज़र आ रहा है ये कतर है, बकिया सऊदी अरब है, फिर इधर मुत्तहिदा अरब इमारात है, फिर इधर ये ईरान हो जाता है। तो छोटा सा हिस्सा है कतर का, लेकिन पूरी दुनिया की नज़र में जो कतर है वो लगातार अपने असर व रसूख को साबित करता जा रहा है। जब तालिबान और अमेरिका के दरमियान 20 सालों से जंग जारी थी तो कतर ने ही तालिबान के दफ्तर को अपने यहाँ खोला और उसके बाद मुज़ाकरात का फरीज़ा अंजाम दिया और अमरीकी आर्मी को कतर से बाहर निकलना पड़ा। हमास और इजराइल के दरमियान भी सालसी का फरीज़ा हमेशा कतर ने ही अंजाम दिया। कतर की कोशिशों से 2 मरतबा जंगबंदी भी हुई है। हमास को अमेरिका दहशतगर्द तंजीम मानता है, लेकिन कतर ने अपने यहाँ हमास का पॉलिटिकल दफ्तर कायम कर रखा है और हमास की सारी एक्टिविटी कतर से अंजाम दी जाती है और भी कई बड़े बड़े सुलह समझौते कतर ने कराए हैं। और अब इधर ईरान और इजराइल के दरमियान जो लड़ाई चल रही थी, फिर अमेरिका की इसमें डायरेक्ट एंट्री होती है और अमेरिका ने 22 जून को ईरान के 3 न्यूक्लियर साइट्स पर हमला कर दिया। और जब ईरान ने कहा कि वो अमेरिका के फ़ौजी अड्डे पर हमला करेगा तो ईरान और कतर के दरमियान बातचीत होती है और कतर ने कहा कि आप हमारी सरजमीन पर जो अमेरिका का फ़ौजी अड्डा है उस पर हमला करो ताकि हम दोनों बिरादर मुल्क इस रिश्ते को संभाल लेंगे और पूरी दुनिया में ये मैसेज नहीं जाने देंगे कि मुस्लिम ममालिक आपस में लड़ रहे हैं और हम इसको संभाल लेंगे, क्योंकि ईरान ने बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया था कि वो अमेरिका के फ़ौजी अड्डे पर हमला करेगा। अब इराक़ में मौजूद अगर अमेरिका के फ़ौजी अड्डे पर हमला किया जाता तो वो मैसेज नहीं जाता, क्योंकि पहले भी ईरान ने वहाँ हमला किया है। सीरिया में हमला करना भी अच्छा नहीं माना जाता। इधर सऊदी अरब में अगर हमला होता तो सऊदी अरब कहता हमारी सरजमीन पर हमला किया है ईरान ने आकर के, और पूरी दुनिया इसको शिया सुन्नी की लड़ाई के नज़रिए से देख लेती। सऊदी अरब के अवाम को भी लगता कि ईरान ने हमारी सॉवरेनिटी पर हमला किया है। कुवैत पर अगर हमला होता तब भी यही बात सामने आती। बहरैन पर हमला होता तब भी यही बात सामने आती, क्योंकि भले ही ईरान का हमला अमेरिका के फ़ौजी अड्डे पर होता, लेकिन अमेरिका का वो फ़ौजी अड्डा जिस मुल्क में मौजूद है वो मुल्क इस हमले को अपनी सॉवरेनिटी पर, अपनी खुद मुख्तारी पर हमला करार देता और वो मुल्क बर्दाश्त नहीं करता कि क्यों तुम हमारे मुल्क के अंदर हमला आकर के करोगे। इधर ईरान ने भी तय कर लिया था कि हमें हमला करना है, तो कतर ने कुर्बानी दी, अपनी खुद मुख्तारी की, अपनी सॉवरेनिटी की और ईरान से कहा हम अमेरिका के फ़ौजी अड्डे को खाली करा देते हैं। आपने पहले से हमें आगाह कर दिया है। कतर ने अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया, यूएई ने भी अपने एयर स्पेस को बंद कर दिया और उसके बाद ईरान ने वहाँ पर 6 मिसाइल दागा। किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ। कतर का जो एयर डिफेंस सिस्टम है वो एक्टिव हो गया और उसने तमाम मिसाइल को फ़िज़ा में ही नाकाम बना दिया। अमेरिका का भी किसी तरह का कोई नुकसान नहीं हुआ और ये कतर की वजह से हुआ। उसके बाद कतर ने सीज़ फायर कराने की कोशिश की और कतर की कोशिशों की वजह से ट्रंप ने ईरान और इजराइल के दरमियान सीज़ फायर का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया, क्योंकि इजराइल सबसे ज़्यादा चाह रहा था सीज़ फायर हो, जंगबंदी हो, क्योंकि ईरान के बैलिस्टिक मिसाइल हमलों से इजराइल में जो तबाही और बर्बादी हुई है पिछले 70 सालों में कभी नहीं हुई। इसराइल की ये जो नस्ल है, इस नस्ल ने, इस जनरेशन ने जंग को नहीं देखा था कि जंग क्या होती है, हमला क्या होता है। इन लोगों ने अभी तक सिर्फ ये देखा था कि गज़ा पट्टी में किस तरह
اسرائیل کے فائٹر پلین بم گراتے ہیں، بمباری کرتے ہیں، یا ویسٹ بینک میں کس طرح فلسطینیوں کو، عربوں کو مارا جاتا ہے، ان کے گھر کس طرح توڑے جاتے ہیں، لیکن اپنے گھروں کی تباہی کو ان لوگوں نے نہیں دیکھا تھا۔ جب اسرائیل کے پلٹوار سے سب کچھ ہوا تو وہاں کھلبلی مچی، تباہی مچی اور سرکار پر دباؤ بڑھتا گیا۔ ادھر ایران میں بھی تباہی بڑھتی جا رہی تھی، ادھر ایران میں بھی اسرائیل کے حملوں کی وجہ سے تباہی بڑھتی جا رہی تھی۔ بھلے ہی ایران ایک بڑا ملک ہونے کی وجہ سے اس حملے کو جھیل لیتا، 2 سال تک 4 سال تک وہ جنگ جاری رکھ سکتا تھا، لیکن نقصان تو بہرحال ہو رہا تھا، اور اس کی وجہ سے پورا مڈل ایسٹ ڈسٹرب تھا۔ زیادہ تر بڑی بڑی ایئر لائنز کمپنیوں نے دبئی کے لیے یا قطر کے لیے یا دوسرے دیشوں کے لیے اپنی فلائٹ کی سروسز کو بند کر دیا تھا۔ اس ایئر اسپیس میں کوئی بھی اپنے فلائٹ کو نہیں آنے دینا چاہ رہا تھا، چنانچہ قطر نے آگے بڑھ کر ثالثی کا فریضہ نبھایا اور ایک طرح سے ٹرمپ نے جنگ بندی کا اعلان کر دیا۔ اس لیے یہاں بھی امیر قطر شیخ تمیم بن حمد الثانی نے تاریخی کردار ادا کیا ہے اور ان کو سیلوٹ کرنا چاہیے۔ میں دیکھ رہا تھا کہ بہت سارے لوگوں نے ویڈیو کے نیچے کمنٹ کر رکھا ہے، سوشل میڈیا پر بھی کچھ لوگ لکھ رہے ہیں کہ قطر تو امریکہ کا غلام ہے، قطر نے اپنی سرزمین کو امریکہ کو استعمال کرنے کے لیے دے رکھا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ قطر کا امریکہ کے ساتھ تعلق ہے، لیکن آپ یہ دیکھو کہ قطر امریکہ کے ساتھ تعلق رکھتے ہوئے بھی حماس کو فل سپورٹ کرتا ہے، طالبان کو فل سپورٹ کرتا ہے۔ دنیا میں جہاں کہیں بھی مسلمانوں کا کوئی معاملہ ہوتا ہے تو قطر اپنی فورن پالیسی کو آزادانہ طور پر رکھتا ہے اور کھل کر مذمت کرتا ہے، ساتھ دینے کا اعلان کرتا ہے، اور یہی قطر کی خوبی ہے۔ الاخوان المسلمین کے جو زیادہ تر رہنما ہیں وہ قطر میں موجود ہیں، اور عرب دیشوں میں ایران کا جن دیشوں سے سب سے اچھا رشتہ ہے اس میں قطر ہی ہے۔ 2017 میں جب گلف کے ممالک نے قطر پر پابندی لگا دی تھی اور سعودی عرب نے کہا تھا الجزیرہ کو بین کرو، اس کے علاوہ یوسف القرضاوی کو ہمارے حوالے کرو اور الاخوان المسلمین کو یہاں سے بھگاؤ، اس کے علاوہ حماس کا دفتر بند کرو، تو ترکی اور ایران یہی 2 دیش ایسے تھے جو کھل کر سپورٹ کر رہے تھے قطر کو، اور قطر کا پورا جو انحصار ہے وہ سعودی عرب پر ہوتا ہے۔ یہ قطر کا نقشہ دیکھ لیجئے، سعودی عرب ہے، اور قطر کی جو 80% سرحدیں ملتی ہے وہ سعودی عرب سے ہی ملتی ہے، بقیہ سمندر ہے۔ تو قطر کے لیے بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے سعودی عربیہ پر انحصار، اور اس مشکل وقت میں ایران نے مدد کی تھی، اور اس لیے قطر اور ایران دونوں نے مل کر کے امریکہ کے حملے کو، اس کی سازش کو ناکام بنایا ہے۔ اور یہی وجہ ہے کہ ایران کی طرف سے بار بار بیان جاری کر کے کہا جا رہا ہے کہ قطر کے ساتھ ہمارا تاریخی رشتہ ہے، بھائیوں جیسا رشتہ ہے، اس رشتہ کو ہم جاری رکھنا چاہتے ہیں، اور ہم نے جو حملہ کیا تھا وہ امریکہ کے فوجی اڈے پر حملہ کیا تھا۔ اب ایران نے باضابطہ قطر کا شکریہ ادا کیا ہے، بیان جاری کر کے ایران نے کہا کہ ہم قطر کا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ انہوں نے ثالثی کا فریضہ نبھایا، سیز فائر کرانے میں قطر نے اہم رول ادا کیا، اور ایران کو امریکہ سے جو بدلہ لینا تھا تو اس میں قطر نے اپنی قربانی دی ہے۔ ایران کے نائب وزیر خارجہ مجید تخت روانچی نے قطر کے وزیر مملکت برائے خارجہ امور محمد بن عبدالعزیز الخلیفی سے ٹیلی فونک گفتگو میں خطے میں کشیدگی کو روکنے میں قطر کے تعمیری کردار پر شکریہ ادا کیا۔ ایرانی میڈیا ینگ جرنلسٹ کلب کے مطابق تخت روانچی نے کہا کہ ایران قطر کے ساتھ اچھے ہمسائیگی یعنی پڑوسی اور اعلیٰ مفادات کی بنیاد پر تعلقات کو مضبوط بنانے کا خواہش مند ہے۔ یہ گفتگو اس وقت ہوئی جب ایران نے اپنی نیوکلیئر سائٹس پر حملوں کے جواب میں قطر کے العدید میں امریکی فوجی اڈے پر میزائل داغے، جس پر قطر نے سخت رد عمل دیتے ہوئے ایرانی سفیر کو طلب کیا اور حملے کی شدید مذمت کی۔ یہ جو کچھ ہوا قطر اور ایران کے درمیان حملے والا معاملہ، اس کے بیک گراؤنڈ کو اور سمجھنا ہے کہ سچائی کیا ہے، تو آپ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کا یہ ٹویٹ بھی دیکھ لیجئے۔ I had liked to thank the highly respected Emir of Qatar for all that he has done in seeking peace for the region۔ ٹرمپ کہہ رہے ہیں میں خطے میں امن کے لیے کی جانے والی تمام کوششوں پر معزز امیر قطر کا تہہ دل سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ آج قطر میں امریکی فوجی اڈے پر ہونے والے حملے کے حوالے سے مجھے یہ اطلاع دیتے ہوئے خوشی ہو رہی ہے کہ نہ صرف کوئی امریکی ہلاک یا زخمی نہیں ہوا، بلکہ سب سے اہم بات یہ ہے کہ کوئی قطری بھی ہلاک یا زخمی نہیں ہوا۔ اس معاملے پر توجہ دینے کے لیے آپ کا شکریہ۔
तो आप समझिए कि कतर ने यहाँ पर कितना अहम किरदार अदा किया है। कतर ने ईरान से कहा आप हमारी सरजमीन पर हमला करो, हम बर्दाश्त कर लेंगे। फौरी तौर पर पूरी दुनिया को यही लगा, कुछ लोगों का यह तबसरा आ रहा था, कुछ लोगों ने मुझे फ़ोन करके कहा कि अमेरिका ने अरब देशों को लड़ा दिया। कैसे लड़ा दिया है कि अब तक पूरा मुस्लिम वर्ल्ड बग़ैर किसी मसलकी तफरीक़ के, मजहबी तफरीक़ के ईरान के साथ खड़ा था। शिया सुन्नी सभी लोग कह रहे थे कि ईरान की लड़ाई इसराइल के साथ है और हर कोई ईरान के साथ खड़ा है। ईरान के बैलिस्टिक मिज़ाइल से जब इसराइल में तबाही मच रही थी तो मुसलमान ये लिख रहे थे, शदीद गर्मी के बावजूद दिलों को सुकून मिल रहा है, दिल को ठंडक पहुँच रही है इन तस्वीरों को देखकर, क्योंकि इसराइल ने पिछले 22 महीनों में गज़ा पट्टी का जो हाल क्या था, ईरान ने एक हफ्ते में वही हाल तिल अबीब का, हैफा का और इसराइल के दूसरे शहरों का कर दिया है। लेकिन कुछ लोगों ने कहा कि जब ईरान ने कतर पर मिसाइल से अटैक कर दिया तो अब कतर ईरान के खिलाफ हो जाएगा, सऊदी अरब भी खिलाफ हो जाएगा। फौरी तौर पर खबर भी सामने आ गई कि सऊदी अरब ने ईरान के इस हमले की शदीद मजम्मत की है, मुत्तहिदा अरब इमारात ने मजम्मत की है, या बहरीन और कुवैत ने मजम्मत की है। गल्फ कौंसिल का हंगामी इजलास बुला लिया जाता है। सऊदी अरब से कहा जाता है कि वो ईरान की तरफ से हुए हमले के खिलाफ है और कतर की हर तरह की मदद करने को तैयार है। तो इस तरह के बयानात को देखकर लोगों ने तज्जिया करना शुरू कर दिया कि अमेरिका ने मुस्लिम देशों को आपस में लड़ा दिया है। अमेरिका ने पहले ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पर हमला किया, उसके बाद जब ईरान ने कहा कि हम अमेरिका के फौजी अड्डे पर हमला करेंगे तो अमेरिका ने कहा कि कतर में जो हमारा फ़ौजी अड्डा है उस पर हमला करो, और जब उस पर ईरान का हमला होगा तो कतर और ईरान दुश्मन हो जाएंगे, फिर सऊदी अरब और गल्फ़ के सारे ममालिक एक तरफ हो जाएंगे और ईरान तन्हा हो जाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है। कतर ने पूरी जिम्मेदारी यहाँ पर ली थी कि हमला जब उस पर होगा तो कतर जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा। फौरी तौर पर जो कतर का रिएक्शन आया वो एक बुनियादी रिएक्शन होता है दिखावे के लिए कि आपने हमारी सॉवरेनिटी पर हमला किया है, यूनाइटेड नेशन के मंशूर की खिलाफ वर्जी की है, हम जवाब देने का हक़ रखते हैं, हम मजम्मत करते हैं। कतर ने ईरान के एम्बेसडर को बुला करके एक तरह से शो कॉज नोटिस भी जारी कर दिया, जवाब तलब किया कि क्यों हमला किया, और ईरान ने जवाब दे दिया कि हमने आप पर हमला नहीं किया, हमने तो अमेरिका के फ़ौजी अड्डे पर हमला किया था। और उसके बाद बात ख़त्म हो गई। कतर ने वाज़े लफ्ज़ों में कह दिया कि अब वो ईरान पर कोई हमला नहीं करेगा। ये कतर का वाज़े बयान आ चुका है। तो मतलब साफ है कि कतर ने यहाँ पर बड़ा दिल दिखाया है, बड़े भाई होने का रोल निभाया है और कई अहम झगड़ों और तनाज़ों को सुलझाने के बाद, ख़त्म कराने के बाद यहाँ भी कतर ने इस तनाज़ों को सुलझा दिया है। दुनिया में अभी भी कई बड़ी लड़ाई जारी है जहाँ सुलह समझौता की कोई कोशिश कामयाब नहीं हो सकी। रूस और यूक्रेन के दरमियान पिछले 3 सालों से जंग जारी है। तुर्किया ने कोशिश की सुलह समझौता कराने की, कोशिश नाकाम हो गई। सऊदी अरब ने कोशिश की सुलह समझौता कराने की, कोशिश नाकाम हो गई। खुद इंडिया ने कोशिश की थी सुलह समझौता कराने की, बयान भी सामने आया था। इंडियन मीडिया में बड़ी बड़ी हेडलाइंस बन गई थी कि नरेंद्र मोदी साहब ने यूक्रेन और रूस के दरमियान सुलह समझौता करवा दिया है, वार को रुकवा दिया है, जंग को रुकवा दिया है। ये खबर चलने लगी थी और इस खबर को 2 साल हो गए हैं और अभी तक जंग रुकी नहीं है रूस और यूक्रेन के दरमियान, बल्कि वो लड़ाई जारी है। लेकिन कतर की कामयाब सफारती कोशिश ये है कि कतर जिस मामले में भी सफारतकारी करता है, जिस मामले में भी सालिसी का फरीज़ा निभाता है, कुछ न कुछ रिज़ल्ट सामने ज़रूर आ जाता है। और अब गज़ा पट्टी और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर को लेकर के जो बातचीत बीच में रुक गई थी ईरान और इसराइल की लड़ाई की वजह से, अब कतर ने उस टॉक को, उस डायलॉग को आगे बढ़ाना शुरू कर दिया है। कतर की फ़ॉरेन मिनिस्ट्री का बाज़ाब्ता बयान सामने आ गया जिसमें कहा गया कि गज़ा पट्टी और इसराइल के दरमियान सीज़ फायर की कोशिशों को अब आगे बढ़ाया जाएगा। बीच में जो डायलॉग रुक गया था अब वो कंटिन्यू रहेगा और उम्मीद यही की जा रही है कि इंशाअल्लाह ताला अगले चंद दिनों में गज़ा पट्टी और हमास के दरमियान भी सीज़ फायर का ऐलान हो जाएगा। गज़ा पट्टी पर भी इसराइल का हमला रुक जाएगा। ख़ुद इसराइल की जो आवाम है वो चाह रही है कि जिस तरह ईरान के साथ मुआहदा हो गया है, जंगबंदी हो गई है, गज़ा पट्टी के साथ भी मुआहदा और जंगबंदी हो जाए। इस वीडियो में इतना ही। कतर के बारे में आपकी क्या राय है? कतर की कोशिशों को आप किस तरह देखते हैं? कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए और मिल्लत टाइम्स को आप फॉलो कर लीजिए।